आज संत श्री रोहिदास शिरोमणि जी का जन्म जयंती है। ऐसे शुभ अवसर पर हम आज मिले हैं और विशेष रूप से केंद्र के बजट की चर्चा के लिए आपको आज मिलना हो रहा है। पूरे विश्व में जो अराजकता फैली हुई है, कई देशों के अंदर आपस में युद्ध चल रहे हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी टर्म की सरकार में आखिरी बार माननीय नाना मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है और पहली बार पूरे देश के सभी लोगों को एक बजट में सबको संतोष लग रहा है। सबसे बड़ा काम जो एक समय सिर्फ 2 लाख की इनकम ही कर मुक्त थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारामन जी ने 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया। और उसमें भी जो सरकारी गवर्नमेंट में सर्वेंट है या जॉब में है, उनको तो 12.75 लाख तक उनको टैक्स मुक्त हो गया। टोटल 8 करोड़ जो करदाता है, उसमें से 7 करोड़ जो करदाता है उनको जीरो टैक्स का रिटर्न वो फाइल करेंगे। इतना बड़ा संख्या में लोगों को इसमें एक लाभ भी हुआ है। इसकी वजह से हर व्यक्ति के जेब में जो 12 लाख कमा रहा है उसको करीब 1 लाख से ऊपर पैसा बचेगा, यानी एवरेज 10,000 से ऊपर पैसा हर महीने बचेगा। उसकी जो परचेस करने की शक्ति है वो बढ़ेगी, उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, मार्केट में भी पैसा आएगा। आपने देखा होगा कि 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब कार्यभार संभाला, 10 साल के अंदर ये अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है, सरकार बनाने के पहले ही कहा था कि तीसरी टर्म में हम अपने देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे लेके आएंगे। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि सभी देशवासियों को, सभी सेक्टर के लोगों को उनके पास पैसा होगा तो ही अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे पहुंच सकती है। इस बजट के अंदर 12 लाख की आय तो कर मुक्त कर दी, मगर जो विशेष ध्यान दिया गया है, युवा हो, महिला हो, किसान हो, ऐसे अलग अलग सेक्टर के, सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए इसके अंदर कुछ न कुछ व्यवस्था ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन्होंने की है। नारियों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी बहुत सा काम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में भी 100 जिले ऐसे हैं कि जिसके अंदर उत्पादन बहुत कम था। कारण अलग अलग हो सकते हैं, मगर उसको बढ़ावा देने के लिए और उनको अलग अलग जगह से, जैसे तूर, उड़द और मसूर की दालों के उत्पादन में उनको बढ़ावा देकर उसके हाथ में कैश पैसा है, उसके लिए उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके लिए भी इस योजना में, इस बजट में व्यवस्था की गई है। कृषि ऋण की सीमा जो पहले 3 लाख थी, उसको भी बढ़ाकर उसको भी 5 लाख कर दिया गया है। छोटे उद्योग है, उसको जो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड है, उनको भी 5 लाख तक का ऋण उनको मिले, उसके लिए व्यवस्था की है। स्टार्टअप के लिए भी 20,000 करोड़ इस बजट में उसकी व्यवस्था की है, उसका आवंटन किया गया है। चमड़ा और फुटवेयर के लिए भी 22 लाख लोगों को काम मिले और 4 लाख करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर
उसके अंदर बने, उसके लिए भी एक व्यवस्था उसके अंदर की गई है। स्वास्थ्य के लिए भी 50,000 अटल टिकरिंग लैब्स अगले 5 वर्षों में बनाने का तय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी सरकारी सार्वजनिक हॉस्पिटल में वहाँ पर भी डे केयर हॉस्पिटल कैंसर के लिए हर जिले में तो बना है, और इस साल में ही 200 ऐसे डे केयर सेंटर कैंसर के लिए बनाने का भी तय किया गया है। ब्रॉडबैंड से सभी स्कूलों को जोड़ने का भी एक प्रावधान इस बजट में कर गया। जल शक्ति मंत्रालय को भी 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है। अभी तक करीब 15 करोड़ घरों में शुद्ध पानी दिया गया है। बाकी काम बाकी है, उसके लिए भी वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 2028 तक हमें काम पूरा करेंगे और उसके लिए पूरा पैसा भी देंगे। इस तरह से उन्होंने इस जल जीवन मिशन को 100% करने के लिए उन्होंने अपना वक्तव्य में इस बात को भी कहा है। पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे तो 2014 में हरियाणा को 19,000 करोड़ रुपया मिलता था और उनको अनुदान में 21,000 करोड़ रुपया मिल रहा था। आज आपको देखिए 2024 में उनको 76,000 करोड़ उनको मिल रहा है और अनुदान में भी 78,000 करोड़ उनको दिया गया है। आपको मैं पंजाब की बात यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ तो हरियाणा का है, इसके लिए हरियाणा की बात आपके सामने मैंने रखी है। और पीएम किसान सम्मान निधि ये योजना जो मोदी साहब ने बनाई है वो सीधे किसानों के लिए, अगर कोई योजना कोई सरकार ने बनाई तो पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बनाई है। इसका नाम भी देखिए आप, किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंदर कोई किसान जो हम उसको जगत का ताज कहते हैं, उसको सम्मान देते हैं, वो लाचार नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो लाचारी से कोई नायब मामलतदार को या मामलतदार को अर्ज करे, अपेक्षण करे कि मुझे कुछ आवश्यकता है, मुझे कुछ मदद करिए। उसको ऐसे लाचारी प्रकट नहीं करनी पड़े, उसको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े। इसीलिए उसको हर साल 6,000 रुपया 3 हफ्ते में उनके अकाउंट में जमा होता है। उनको कोई एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं, अपने लाचारी प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, कोई अलग से एप्लीकेशन उनको करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण सीधा उनके बैंक अकाउंट में उतना पैसा जमा हो जाता है। अब देखिए उसके अंदर भी करीब हरियाणा में 13.8 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिला है और पूरे देश में 9.58 करोड़ करीब 10 करोड़ से अधिक किसानों को ये पीएम किसान सम्मान योजना से लाभ मिला हुआ है। ये जो हरियाणा के लिए रेलवे बजट में भी 3,416 करोड़ यहाँ पर आवंटित किया गया है। 14 नई रेलवे परियोजनाएं, 1,195 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना भी इसमें बताई गई है। 34 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनः विकास करने का भी इस बजट में जोगवाई की गई है। हरियाणा के केंद्र सरकार द्वारा 78,000 करोड़ का टोटल अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उनको मिलने वाली है। भूटा नाला पुनरुद्धार परियोजना का उसके ऊपर भी काम चल रहा है। उसके लिए 2 जो एसटीपी नए बन गए हैं, 4 जो एसटीपी पुराने थे उनका भी पुनरुद्धार किया गया है। अन्य उपचार वहाँ चल रहा है। इस तरह से भूटा नाला में जाने वाला सीवेज हो या कोई केमिकल हो या डेयरी में से जाने वाला कोई पानी हो, उसको रोककर उसको ट्रीट करने की भी योजना ये इसके अंदर बनाई गई है। आपको राजस्थान में सतलज नदी से निकलने वाली नहरों से प्रवाहित पानी के या जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये योजना बनाई है। हरियाणा में अटल जल योजना भी लागू की गई है। पूरे देश में करीब 150 जिले ऐसे हैं
तो उनमें अलग अलग ब्लॉक में डार्क जोन है, हरियाणा भी उसके अंदर है। हम इस साल के अंदर हमारा मंत्रालय ने तय किया है कि एक साल में सरकार और लोगों का साथ सहकार लेते हुए हम उसको डार्क जोन में से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका भी सहयोग उसके अंदर मिलेगा। हमें यहाँ आया उसके पहले हरियाणा के जो लोग सूरत में हैं उन्होंने 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए प्रॉमिस किया है, अपने पैसों से वो करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2021 मार्च में कहा था कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा ये पानी को जमीन में उतारना चाहिए, वो बहकर नदी से दरिया में ना जाए, उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। 6 सितंबर को जब 2024 में मोदी साहब ने सूरत वर्चुअल कार्यक्रम किया, जब एक आह्वान किया था, उन्होंने कहा था मातृभूमि से कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए कुछ करिए। मुझे बहुत कहते हुए हर्ष है कि राजस्थान के 40,000 गांव में हर गांव में 4 बोर, 1,60,000 बोर करने का, बोर यानी स्ट्रक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, पानी निकालने के लिए नहीं, उसका काम लोगों ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश में भी 15,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बिहार में भी 10 जिले के सभी गाँव में 4 स्ट्रक्चर, उसका भी काम शुरू हुआ है। हरियाणा में इलेक्शन के वजह से यहाँ काम नहीं हुआ था। मैं आया उसके पहले मैं हरियाणा के लोगों को वहाँ मिला था सूरत में, और उन्होंने 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रॉमिस किया है। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी सूरत एक बार बुला के मीटिंग करेंगे और कहाँ कहाँ पहले करना है उसके ऊपर भी हम प्लानिंग करेंगे। आज मैं यहाँ आया था चंडीगढ़ भी मुझे यहाँ 2 लोग मिले, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, और उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे ग्रुप हम बड़े मात्रा में इसके ऊपर भी काम करेंगे। तो सिर्फ सरकार नहीं, सरकार के साथ लोग भी जुड़े। मोदी साहब कहते हैं कि जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए, तो ये सही में जन आंदोलन में परिवर्तित करते हुए जो डार्क जोन में निकलना है, और बाकी जगह में भी जहाँ बारिश का पानी बहकर जा रहा है वो पानी सीधा जमीन में उतार कर उसको सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बारिश होती है 4000 BCM, उसमें से हम 2000 BCM बचाने की कोशिश करते हैं और हम बचा पाते हैं सिर्फ 750 BCM। हमारे पूरे देश में जो इतने डैम बने हैं उनकी कैपेसिटी है सिर्फ 250 BCM की, और हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की, और 2050 तक हमारी आवश्यकता हो जाएगी 1180 BCM की। तो ये पानी को अगर हम संग्रह नहीं करेंगे, जल संचय नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ी विकट परिस्थिति आएगी। इसीलिए मोदी साहब जो कहते हैं ना कि जल है तो कल है, तो ये डार्क जोन के साथ हरियाणा में भी इसके ऊपर हम प्राथमिकता देकर ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बजट के अंदर बहुत सी व्यवस्था आप लोगों ने देखी है कि इस बार पूरे देश में सभी सेक्टर के लिए जिस तरह से उनके लिए बजट में व्यवस्था की गई है, तो सबको उसका लाभ मिलेगा। युवाओं को भी लाभ मिलेगा, सीनियर सिटीजन को भी उसके लिए भी लाभ किया, उनको भी 1 लाख तक की उनकी जो आय है उसके अंदर उनको TDS काटने की आवश्यकता नहीं है, वो उनको भी उससे मदद मिलेगी। तो आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बातें पहुँचे, यही मेरी विनती है आपको। यमुना के जल में जहर मिलाने का जो मामला था उसकी वास्तविकता अगर आपका आंकड़े हों, हरियाणा कितना डेसिबल पे कितने उसका BOD है, किस लेवल पे पानी दिल्ली में देता है, और दिल्ली से किस BOD लेवल पे बाहर निकलता है, और कितनी जल बोर्ड जो दिल्ली का था उसमें यमुना जल बोर्ड, उसकी क्या स्थिति है? अगर आपको आंकड़े हैं तो कृपया बताइए। अभी एक ही प्रश्न में सबका प्रश्न आपने अकेले ने पूछ लिया लगता है। जब ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया है कि हरियाणा और पंजाब के बीच में केंद्र सरकार यानी जल मंत्रालय के मंत्री बैठे और उसका निपटाने की कोशिश करें। मेरे पहले भी कई लोगों ने उस पर कोशिश की है और मैं भी उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ। हम दोनों को साथ में बिठाकर एक अच्छा हल निकले, विवाद के बजाय संवाद के साथ उसके ऊपर काम हो जाए, तो ही वो जल्दी से हो पाएगा। ये जो सबका जो अधिकार होता है वो सबको अधिकार मिलना ही चाहिए। हर स्टेट में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, मगर उसको निपटाना भी ज़रूरी है।
हम मानते हैं कि ये बहुत ही हरियाणा के लिए भी आवश्यक है। तो इसके ऊपर भी हम जल्दी से कोशिश करके दोनों को साथ में बिठा के संवाद के साथ अच्छा एक निर्णय हो जाए, उसकी कोशिश करेंगे। कोई भी निवेदन पॉलिटिकल जब करते हैं उसका कोई जवाब नहीं होता। मैं चौथी टर्म में हूँ। मैं 16 साल से दिल्ली का पानी पी रहा हूँ और आपके सामने जिंदा हूँ। अगर जहर मिला दिया होता तो मैं आपके सामने प्रेस करने नहीं आता। इससे ज़्यादा इसके लिए जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और यमुना का जो पानी गंदा हो रहा है उसके अंदर 90% जो वहाँ का सीवेज है या जो इंडस्ट्री है उसका जो पानी आ रहा है, जो कचरा डाल रहे हैं लोग, उसकी वजह से उसका पानी और जो सिटी का एरिया होता है उसके अंदर वो स्टेट का अधिकार है। अभी नई सरकार अगर बनेगी तो उसके अंदर मुझे लगता है पूरी स्पीड के साथ काम होगा। वैसे महुआ में आता है और हम साथ में मिलकर ये यमुना को भी जैसे माँ गंगा को सफाई हुई है उसी तरह करेंगे और बिल्कुल करेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। देखो पानी वेस्टेज जो है उसके लिए जन जागृति लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो यूजर्स है वही पानी का बचाव कर सकता है। उसकी आवश्यकता से ज़्यादा वो पानी का बिगाड़ करेगा तो मैंने आपको जो फिगर दिया ना कि कितना बीसीएम हमारी आवश्यकता है, कितना बीसीएम हमारे पास है, और हमारे पास आने वाले दिनों में जो पॉपुलेशन बढ़ेगा, जो वाटर बेस्ड इंडस्ट्री आएगी, उसको भी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सबको देखते हुए हमारा जो प्लानिंग है कि हम जो जल जीवन मिशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जो हम ज़्यादा ही कर रहे हैं कि हमारे पास 750 बीसीएम ही पानी हम संचय कर सकते हैं। अगर ये जमीन में उतारेंगे तो जल संचय ज़्यादा होगा, तो पानी की आवश्यकता है तो हर गांव में पानी मिलेगा, हर खेत में पानी मिलेगा। उसके ऊपर भी एक काम चल रहा है। दिल्ली के पॉपुलेशन के आधार पर उनकी आवश्यकता है 700 एमसीएम की, हम उनको 925 एमसीएम दे रहे हैं। मगर जो पॉलिटिकल उनका जो प्रचार करने की जो आदत थी और हर बार कुछ न कुछ इश्यू बनाकर वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इस बार नई सरकार बनेगी, उसका प्लानिंग हो जाएगा, ना तो आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा, ना वहाँ को किसी को पानी की किल्लत होगी, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। मंत्री जी, बजट के अंदर 12 लाख का आपने बताया कि आय सीमा पर कोई कर नहीं है, लेकिन जीएसटी पर किसी तरीके की रियायत जो है वो नहीं दी गई है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि बजट के अंदर जो है वो जीएसटी को लेकर जो स्लैब्स की जो अलग उनकी कमेटी है वो उसके ऊपर निर्णय करती है। बजट के साथ उसको जोड़ा नहीं जाता, फाइनेंस मिनिस्टर वो निर्णय नहीं करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो अलग जीएसटी की काउंसिल है और सभी राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर उसके अंदर आते हैं और चर्चा होती है और उसके ऊपर निर्णय होता है। वो बजट के साथ उसका संबंध है।